हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम शेर शाह सूरी के विषय में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण फिगर शेर शाह सूरी, जिसे भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, जो एक साधारण जागीरदार से प्रगति करते करते में एक साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो जाता है। उसका नाम इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। शेर शाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद था, और बहलोल लोदी के समय में, जैसा आप जानते हैं कि बहलोल लोदी ने अफ़गानों को भारत में आने की अनुमति दी थी, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अफ़गान हैं वो बहलोल लोदी के समय ही आए थे। और इसी के समय में इनके दादा जो फरीद है, जो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था, इनके दादा है वो इब्राहिम का सूर है, वो घोड़े के व्यापारी के रूप के अंदर है, वो बहलोल लोदी के दरबार में आते हैं। और जो सिकंदर से बहलोल लोदी के पश्चात जो सिकंदर खां जो सूर है, जो 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 जो, जो सिकंदर लोदी है, वो जो शासक बनता है, तो उसके समय के अंदर है जो इनका जो पिता थे, जो बाबा जो शेर शाह सूरी के पिता थे हसन का सूर, उसको जो सिकंदर का सूर है वो सैसाराम की जागीर है वो दे देता है। तो ऐसी स्थिति में जो शेर शाह है वो 1519 से लेकर के 1511 से लेकर के 1519 तक है वो जागीरदार रहता है। एक तरह से हसन का सूर है वो जागीरदार रहता है, और हसन का सूर है वो शेर शाह को है वो एक प्रकार से है वो भू राजस्व वसूल करने का दायित्व है वो सौंप देता है। तो 1511 से 1519 के बीच में शेर शाह है वो सैसाराम का प्रबंधक रहता है, और यहाँ उसने जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाई और जागीरदारों की, जो जमींदारों की शक्ति का दमन किया, और एक रैयतवाड़ी प्रथा जो लागू की उससे उसको वह फिर शासक बनने के पश्चात अपने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे साम्राज्य में लागू करता है। तो इसके पश्चात है वो एक तरह से इसके फादर के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, और इसके सासाराम के प्रबंधक पद से 1519 में शेर शाह को हटा दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में फरीद है वो हौसला नहीं होता है, और 1522 के अंदर है वो बिहार के सुल्तान है जो अफ़गान था, जो बाहर का लोहानी है, उसके यहाँ चला जाता है और उसके यहाँ नौकरी करता है 28 तक। और यहीं क्या होता है कि वो एक शेर को मारता है, तो उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के बाहर का लोदी है वो फरीद को है वो शेर खां की उपाधि देता है, और यही फरीद है वो शेर खां बन जाता है। इसके पश्चात जो 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 शेर खां है वो बाबर की सेवा में चला जाता है, और बाबर के एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी है उसको प्रमुख बना दिया जाता है। बाबर है वो शेर खां से अत्यधिक प्रभावित होता है, और वो शेर खां के विषय में ये कहता है कि अफ़गान छोटी छोटी परेशानियों से घबराता नहीं है, और इसमें महान होने की संभावनाएं हैं। शेर खान पर नज़र रखना, वह बहुत चतुर है, और उसके माथे पर है वो राज्य के चिन्ह वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से बाबर ने इसको पहचान लिया था, लेकिन बाबर पहचान तो लिया था, लेकिन इसकी कूटनीति और उसके झांसे के अंदर है वो बाबर भी आ गया था, और इसको एक महत्वपूर्ण पद दे दिया, उसको राइज होने का मौका दे दिया था। इसके पश्चात क्या है कि जो शेर खां है वो जो दक्षिणी बिहार में जो लोहानी है उसकी जब मृत्यु हो जाती है 1528 में, तो जो बाहर का लोहानी की जो पत्नी है दूदू है उसके साथ विवाह कर लेता है, और ऐसी स्थिति में वो बिहार का स्वतंत्र शासक बन जाता है बाहर का लोहानी की मृत्यु के पश्चात। और बाहर का लोहानी का लड़का जलाल खां उसका संरक्षण नियुक्त होता है। फिर संरक्षक जब जलाल खां की मृत्यु के पश्चात है वो दक्षिणी बिहार का स्वतंत्र शासक है वो बन जाता है। और इसी समय जो चुनार है उसका जो किला जो लोदियों के अधिकार में था, उसका जो गवर्नर था वो ताज खां था, उसकी जो विधवा पत्नी लाड मलिका के साथ भी विवाह कर लेता है। इस प्रकार चुनार का जो दुर्ग है वो भी उसके अधिकार में हो जाता है और अधिकार में आ जाता है, और शेर खां को इससे चुनार के दुर्ग से बहुत ज़्यादा खजाना मिलता है जो उसके साम्राज्य विस्तार में उसकी सहायक होती है। और इसी समय क्या है कि चुनार का जो दुर्ग, इसी समय हुमायूं है वो मुग़ल शासक बन जाता है 1530 में, और वो क्या है कि चुनार का दुर्ग है वो भी अधिकार करना चाहता था, इसलिए वो 1532 के अंदर सितंबर 1532 पे है चुनार पर आक्रमण करता है। 4 महीने के बाद भी जब वो उसके अधिकार करने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में
वो शेर खान से संधि कर लेता है और उसको चुनार का दुर्ग दे देता है और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। शेर खान हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपने लड़के कुतुब खान को हुमायूं की सेवा में नियुक्त कर देता है। और जो शेर खान है उसका जो तोपची था रूमी खां, उसके कारण से वो हुमायूं है वो चुनार पर अधिकार नहीं कर पाता है। और ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी कि वो चुनार उसको वापस दे देता है। और अब इसी चुनार के दुर्ग के बाद ही है वो शेरशाह का राइज होता है और शेरशाह एक तरह से मुगलों से की तरफ से निश्चिंत हो जाता है और अपनी शक्ति को बढ़ाने लग जाता है। तो शेरशाह क्या कि एक तरफ तो गुजरात के बहादुर शाह के साथ उसके अच्छे संबंध थे और जब हुमायूं बहादुर शाह पे आक्रमण करता तो इस तरह से उसकी वो सहायता करता और कभी वो हुमायूं की सहायता करता। इस तरह से वो अपनी शक्ति बढ़ाता गया, मुगलों को बेवकूफ़ बनाता गया। और इसके पश्चात जो चुनार का जो चुनार का जो घेरा है वो एक शेरशाह की शक्ति का उदय माना जा सकता है। और यहीं क्या कहते हैं कि हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी और वो चुनार के दुर्ग के पश्चात वो आगरा लौट जाता है और भोगलास के अंदर लिप्त हो जाता है और एक तरह से जो शेर खां है वो मुगलों की ओर से निश्चित होकर के अपनी शक्ति का विस्तार करता है। इसी समय हुमायूं बंगाल पे अधिकार करना चाह रहा था और जब बंगाल की तरफ रवाना होता है तो शेर खां कहता है कि आप बंगाल मेरे पास रहने दो, आप बिहार ले लो, लेकिन हुमायूं नहीं मानता है। और ऐसी स्थिति में शेर खां है वो उसको घेर लेता है चौसा के बक्सर नामक स्थान पे और वहाँ पे शेर खां और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है 26 जून 1539 को। और उस चौसा के युद्ध के अंदर है वो शेर खां है वो हुमायूं को पराजित कर देता है और यहाँ उसकी जो काफ़ी सेना शेर खां जो हुमायूं की काफ़ी सेना अधिकांश सेना है वो समाप्त हो जाती है और हुमायूं जान बचाने के लिए वो गंगा नदी में उसको कूदना पड़ता है। तो निज़ाम नामक एक भिश्ती है वो हुमायूं की जान बचाता है और उस युद्ध के बाद शेरशाह की स्थिति वो मजबूत हो जाती है और शेर खां है वो शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है और अपना राज्यारोहण करवाता है। तो हुमायूं है वो निज़ाम बस्ती की जान बचाई थी हुमायूं की निज़ाम बस्ती, इसलिए निज़ाम बस्ती को एक दिन के लिए हुमायूं वो मुग़ल शासक बना देता है, एक शासक बना देता है। और हुमायूं अपनी याद को ताज़ा रखने के लिए इतिहास में वो चमड़े के सिक्के वो जारी करता है, जो आपको याद रखना है। इसके पश्चात जो हुमायूं और शेरशाह के बीच में जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है वो कन्नौज का युद्ध होता है, क्योंकि हुमायूं की सेना है वो सारी सेना समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति वो कामरान से अपने भाई कामरान से वो सैनिक सहायता मांगता है, लेकिन कामरान है वो शेरशाह को है वो सहयोग नहीं हुमायूं को सहयोग नहीं देता है और वो कामरान है वो चले जाता है, कामरान है वो काबुल चला जाता है। तो इस संदर्भ में जो मिर्ज़ा हैदर है जो बाबर का चचेरा भाई था, उसने तारीख़ रशीदी लिखी, उसमें लिखता है कि कामरान द्वारा है वो हुमायूं को सहयोग नहीं देना, काबुल चले जाना शेरशाह की शक्ति का उत्थान और मुग़लों की पतन की शुरुआत मानी जा सकती है। और इस युद्ध के अंदर एक बार पुनः हुमायूं है उसकी पराजय हो जाती है। और शेरशाह ने इस कन्नौज के युद्ध के अंदर या बिलग्राम के युद्ध में उसकी पराजय का प्रमुख कारण यह था कि शेरशाह ने अपनी सेना का जमाव ऊंची पहाड़ी पर ढाल पे किया था, जबकि हुमायूं ने अपनी सेना का जमाव है वो मैदान में किया। और इस कारण से दुर्भाग्यवश कुछ समय पश्चात वर्षा हो जाती है और हुमायूं के सारे कैंपों में पानी बढ़ जाता है। और मिर्ज़ा हैदर लिखता है कि एक बंदूक भी नहीं चली और एक भी तलवार नहीं चली न उठी और बिना लड़े ही हुमायूं की पराजय हो जाती है। तो इस कन्नौज के युद्ध के पश्चात कुछ समय के लिए भारत के अंदर है वो मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो जाता है और शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगान राज्य की स्थापना होती है। और इस प्रकार उत्तरी भारत में स्वच्छता के लिए जो युद्ध हुआ उसमें हुमायूं की पूर्णतः पराजय हो जाती है। और हुमायूं है वो निर्वासित होकर के है वो ईरान चला जाता है, ईरान के शासक के यहाँ शरण लेता है 7 तमस के पश्चात, 7 तमस के यहाँ शरण लेता है। और इसके पश्चात हुमायूं है शेरशाह है उसका एक युद्ध और होता है जिसको समेल का युद्ध, अपने साम्राज्य विस्तार वो करता है, क्योंकि अब निर्वाध रूप से वो अफगान साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध सुमेल का युद्ध होता है जो राजस्थान से संबंधित है, जिसको जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। पाली के पास जैतारण के पास सुमेल नामक स्थान था, वहाँ हुमायूं और शेरशाह के बीच के अंदर है वो गिरी सुमेल का युद्ध होता है। और इसके अंदर है वो जब मालदेव के जो सेनापति जीता और कुपा है उसको है वो शेरशाह अपनी ओर मिला लेता है और इस प्रकार मारवाड़ पर है वो शेरशाह का अधिकार हो जाता है। तो इस विजय के उपलक्ष्य के अंदर शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत मैंने खो दी होती, क्योंकि मालदेव है बड़ी शक्ति के साथ है, ऊर्जा के साथ है वो शेरशाह का मुकाबला करता है। और इसके पश्चात शेरशाह वो चाहता है कि कालिंजर पर अधिकार करे। तो कालिंजर का शासक कीरत सिंह था और उसने चौसा के युद्ध के अंदर हुमायूं को सहयोग दिया था। इस कारण से
शेरशाह उसको पराजित करना चाहता है और उस पर अभियान करता है। काफ़ी समय तक जब अधिकार करने में असफल होता है तो वो तोपों के द्वारा उस पर अधिकार करना चाहता है, उसको दुर्ग को नष्ट करना चाहता है। और ऐसी स्थिति के अंदर एक तोप है वो शेरशाह पे लगता है और 22 मई 1545 को है वो शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जो 1540 से लेकर के 1545 के बीच में भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य के स्थान पर है वो जो अफ़गान साम्राज्य है उसकी स्थापना होती है, जिसका श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी है कि जो 1545 के अंदर जब शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है, शेरशाह सूरी की जब 1545 के अंदर जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो शेरशाह का जो बड़ा लड़का है वो इस्लाम शाह है, वो उसका उत्तराधिकारी बनता है। और जो इस्लाम शाह की 1553 में जब मृत्यु हो जाती है तो सूर साम्राज्य 3 भागों में बढ़ जाता है। एक सिकंदर शाह सूर है जो पंजाब और जो से लेकर के आगरा और दिल्ली तक का उसका अधिकार था, और दूसरा आदिल शाह सूर था जो आगरा से लेकर के बिहार तक है, और तीसरा मोहम्मद शाह सूर था, बंगाल का स्वतंत्र शासक था। तो इसका लाभ उठा करके हुमायूं है वो देखता है कि सूर साम्राज्य का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो उसने जैसे 1555 पर है वो एक प्रकार से सूर साम्राज्य पर आक्रमण करता है और इसको सिकंदर शाह सूर को पराजित करने के लिए वो हुमायूं को 2 युद्ध लड़ने पड़ते हैं, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और एक सरहिंद का युद्ध है। मई 1555 के अंदर है वो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है और ये युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के मध्य होता है। हुमायूं की विजय होती है और हुमायूं पंजाब पर अधिकार कर लेता है। और इसके पश्चात जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। सिकंदर सूर वो हुमायूं और सिकंदर सूर को पराजित कर देता है और 1555 में दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार हुमायूं है वो 1555 के अंदर है वो पुनः मुग़ल शासक बन जाता है, लेकिन वह लंबे समय तक इसको भोग नहीं कर पाता है। और जनवरी 1556 को दीनपना पर नमाज़ पढ़ने के पश्चात वो सीढ़ियों से गिर करके वो मृत्यु हो जाती है। और लेनपुल सही कहता है कि ज़िंदगी भर हुमायूं लटखटाता रहा और लटखटाते उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार जो भारत के अंदर जो अफ़गान साम्राज्य की स्थापना है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण हम घटना कह सकते हैं, क्योंकि इस जो शेरशाह का जो उदय है वो एक प्रकार से मुग़लों के लिए भी अच्छा था, क्योंकि मुग़ल है वो जो तुर्क है उनसे भिन्न थे, वो सादा जीवन व्यतीत करते थे और सैनिक और एक तरह से कृषक का काम करने के लिए तैयार थे, और एक कबीलाई एकता उसके अंदर थी। और शेरशाह अपने साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, दैत्य अफ़गान साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रसिद्ध नहीं माना जाता, अपितु उसने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी जो कि अकबर के लिए है वो हितकारी रही, इसलिए शेरशाह को अकबर का अग्रगामी भी माना जाता है। तो शेरशाह जो थे एक अपने स्वयं के बल पे, अपने खुद के बल पे 54 वर्ष की अवस्था के अंदर ये शासक बना और अपनी एक जमींदार से प्रगति करते करते स्वयं के बल पे अपने स्वयं के प्रयास से परिश्रम से ही है वो एक शासक बन जाता है। और इसने इतनी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था गठित की कि अकबर को है, मुग़लों को है वो अनायास ही एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था मिल गई, जिससे कि अकबर की महानता है उसमें शेरशाह का योगदान भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बहुत से तत्वों को अकबर ने एज इट इज़ है वो स्वीकार किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शेरशाह भारतीय इतिहास के अंदर है वो एक महत्वपूर्ण फिगर है वो माना जा सकता है। इसकी जो और उपलब्धियाँ उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।